दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के क्विक रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके प्रमुख अधिवेशनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, उनको देखते हैं। तो पहला अधिवेशन आप जानते हैं 1885 में बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। दोस्तों, दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ और इसी अधिवेशन में डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डियन पार्टी पर आमंत्रित किया था। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और सबसे पहले इसमें तमिल भाषा में भाषण दिया गया और शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ। चौथा महत्वपूर्ण अधिवेशन आप देखिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष 1888 के कांग्रेस अधिवेशन के थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने थे और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन 1896 का कलकत्ता अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी के द्वारा की गई थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। 1905 का बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई और इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई और इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज या स्वशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। 1907 का सूरत अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष विशन नारायण धर थे। पहली बार इस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। और देखिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन, AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और बम्बई का गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। नरम दल और गरम दल में समझौता तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इस अधिवेशन में समझौता हुआ था।
1917 का कांग्रेस अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है। ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और इसी अधिवेशन में सबसे पहले तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। 1920 का नागपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सी विजय राघव चेरियार की अध्यक्षता में और भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की और भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात 1920 के नागपुर अधिवेशन में की गई और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए कार्यक्रम का अनुमोदन भी किया गया। 1923 का काकीनाडा अधिवेशन, मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे और इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1924 का बेलगांव जो कि कर्नाटक में आयोजित अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थीं और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय 1929 के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। 1931 का कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और इस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, ये भी महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना 1936 के लखनऊ अधिवेशन में हुई। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और ये प्रथम अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था। 1938 का हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन गुजरात में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन और सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। झंडा गेट की स्वीकृति इसी अधिवेशन में मिली थी। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने गए। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान द्वारा हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1940 का रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। 1946 का मेरठ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे और आप जान लीजिए महत्वपूर्ण तथ्य कि स्वतंत्रता के समय आचार्य JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस से संबंधित विभिन्न अधिवेशनों के बाद आइए बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें। दोस्तों, बंगाल विभाजन के निर्णय किए जाने की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई जो कि तत्कालीन वायसराय था। विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। और आप जान लीजिए सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में स्वदेशी आंदोलन का विचार दिया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए। दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना की थी।
1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। और आप जान लीजिए 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अब आइए देखते हैं मुस्लिम लीग के गठन के संबंध में। तो आप जान लीजिए दोस्तों, मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ था। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया और मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आगा खां को चुना गया था और मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। दोस्तों, आप जान लीजिए सूरत अधिवेशन के बारे में कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो आप जान लीजिए कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी और इसका कारण था स्वदेशी आंदोलन को चलाने का तौर तरीका किस तरह का होना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। अब आइए बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और भारत के बेताज बादशाह की उपाधि दी जाती है। इनके द्वारा मराठा और केसरी समाचार पत्रों का प्रकाशन 1881 में किया गया और राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा और 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी और तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। पी. मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 में मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्हें फांसी दे दी गई थी। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका थी। दोस्तों, भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी कई प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन और गतिविधियां शामिल थे। विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समिति यानी इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा, जो कि हरा, पीला और लाल रंग का ध्वज था, फहराया था और इन्हें भारतीय क्रांति की माता या मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी और सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। अब आइए जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। देखिए, कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू किया गया। लखनऊ समझौता 1916 में,
मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 का और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी का है। लखनऊ समझौता जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन के दौरान, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल का पुनः सम्मिलन हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन परिचय और उनके योगदान के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के दीवान थे। 1883 में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ और गांधी जी ने 1889 से 1891 तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। गांधी जी 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वो भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है, जिसका हिंदी अनुवाद सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक पत्र पत्रिकाओं में हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में किया था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में, टॉल्स्टॉय फर्म जोहान्सबर्ग की स्थापना 1910 में और 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्र का संपादन किया था। गांधी जी द्वारा भारत में इनके 3 प्रारंभिक कार्य कौन थे? तो देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो कि प्रथम सविनय अवज्ञा था और 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल जो कि प्रथम भूख हड़ताल थी और 1918 का खेड़ा सत्याग्रह ये प्रथम सत्याग्रह था। तो चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह ये भारत में गांधी जी के 3 प्रारंभिक कार्यक्रम थे। दोस्तों 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए और गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती की 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अब आइए जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 18 मार्च 1919 को रौलट एक्ट पारित किया गया था और 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और इस घटना से जनता में रोष व्याप्त हो गया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिन पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया था। अब आइए असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं।
लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति दी गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक का निधन हो गया। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित किया गया और इस प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी और असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के चलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, चौरी चौरा कांड के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों, चौरी चौरा कांड ये 4 फरवरी 1922 की घटना है। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर दोस्तों ये घटना हुई थी और किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब आइए आगे देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में। 1923 के विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की थी। क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। एक घटना और है काकोरी कांड, जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया और इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल, अशफाकुल्ला को गोरखपुर, गोंडा, नैनी और फैजाबाद में क्रमशः फांसी दी गई और चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना के बाद भागने में सफल हो गए थे। एक और संगठन है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया और HSRA के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर बम फेंका। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस यानी सैंडर्स की हत्या के तहत मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देखते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा की और 24 दिनों के बाद गांधी जी अपने समर्थकों के साथ
5 अप्रैल को दांडी, जो कि नवसारी जिला गुजरात में है, वहां पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के तट पर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा। और इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 390 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। अब आइए गोलमेज सम्मेलनों के बारे में जान लेते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 से नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी 29 अगस्त 1931 को SS राजपुताना नामक जहाज पोत से लंदन के लिए रवाना हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख व्यक्तियों में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री और लॉर्ड विलिंगटन भारत के वायसराय थे। अब आइए सांप्रदायिक निर्णय और पूना पैक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक यानी मुसलमान और सिख के अलावा इनको अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। और इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1929 को आमरण अनशन शुरू किया था। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के अनुयायियों मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और अंबेडकर के बीच समझौता किया गया। इसी समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना समझौते का मसौदा सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन यानी मास्टर दा के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा किया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा और 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत करने के बाद कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया और 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना था। और याद रखिएगा, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रिप्स मिशन 1942 महत्वपूर्ण है। भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा और ब्रिटिश संसद सदस्य तथा लेबर पार्टी के नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये मिशन भेजा गया था, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। इस बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद ने मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था।
9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। इस आंदोलन के दौरान 3 जगहों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक में यहाँ की सरकार को जाति सरकार के नाम से जाना जाता था। ये सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली। यहाँ की किसान विधवा मातंगनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा था। इन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार ये 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता YV चहवाड़ थे। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर, जो कि अमेरिकी पत्रकार थे, उनके साथ रहे थे। एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी और इरविन की लंबी वार्ता के बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। इसको दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता यानी दिल्ली समझौता कहा जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुई थी। आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी। दोस्तों, मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा ने दिया। इसकी पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया, जिसका प्रथम कमांडर या सेनापति मोहन सिंह को बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था और रास बिहारी बोस ने दोस्तों 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। सुभाष चंद्र बोस के संक्षिप्त परिचय यानी उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन मन न लगने के कारण त्यागपत्र दे दिया और महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। देशबंधु चित्तरंजन दास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन इन्होंने किया और वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। जर्मनी की जनता उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया करती थी और सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के देशभक्त की संज्ञा दी थी। आइए अब जानते हैं 1945 के बेवेल प्लान के बारे में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व की रूढ़िवादी सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड बेवेल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श के लिए कहा। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड बेवेल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे बेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन के बारे में जानते हैं तो कैबिनेट मिशन के गठनकर्ता ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था और इसके सदस्यों में पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, A.V. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। संविधान सभा का चुनाव। दोस्तों, 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहले संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का विचार प्रस्तुत किया गया। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में याद रखिएगा कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्र उम्मीदवारों को 15 सीटें मिली थीं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे ये 16 अगस्त 1946 को है। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा, जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया।
लीग की इस कार्रवाई में भयानक रक्तपात हुआ और महात्मा गांधी ने नोआखौली में शांति स्थापना के लिए पद यात्रा की थी। अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट का जो गठन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों के उपाध्यक्ष थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, सरदार पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री, जान मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री, आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री, CH भाभा कार्य खान और बंदरगाह मंत्री, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री, अरुणा आसफ अली रेल मंत्री और राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, जगजीवन राम इसमें श्रम मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बने थे। इटली की घोषणा क्या थी दोस्तों? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंस एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। इसके बाद आती है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो देखिए 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर आए। भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो इसके जो महत्वपूर्ण उपबंध हैं उनको जानते हैं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे, याद रखिएगा। अब आइए आधुनिक भारत के दौरान लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के बारे में जानते हैं। देखिए यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की कृतियां हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट ने इनको लिखा है। द लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष की रचना है। बापू माई मदर, ये मनु बहन गांधी की कृति है। आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। गीता रहस्य, केसरी और मराठा, ये बाल गंगाधर तिलक की रचनाएं हैं। एक और महत्वपूर्ण बुक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये डॉक्टर रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गा दास की पुस्तक है। फ्रीडम एट मिडनाइट, ये पुस्तक लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर द्वारा लिखी गई है। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है। और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन और अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, ये वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। द इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की। आवर इंडियन मुसलमान, W हंटर। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित पुस्तिका थी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, V.D. सावरकर की, जिसमें 1857 के विद्रोह को इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज, S.B. चौधरी की पुस्तक है। और अवध इन रिवोल्ट पुस्तक, ये रुद्रांगसु मुखर्जी द्वारा लिखित है। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये राय R.C. मजूमदार की है। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता की पुस्तक है। तहजीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खान द्वारा। और स्प्रिंगिंग टाइगर, ह्यू टोए द्वारा लिखी गई है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। टूवर्ड्स स्ट्रगल, ये जयप्रकाश नारायण की कृति है।
इंडिया डिवाइडेड, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की कृति है। और मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ और एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये भगत सिंह की लिखी पुस्तकें हैं। द फिलॉसफी ऑफ बम, इसके लेखक भगवती चरण बोहरा हैं। और इनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की रचना है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर, ये गांधी जी के जीवनीकार थे। लुई फिशर उनकी कृति है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखित पुस्तक है। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष के द्वारा। बंगाली समाचार पत्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संपादक थे। और ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की कृति है। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू द्वारा लिखित कविताओं का संग्रह है। कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। टेररिस्ट, तो टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी की कृति है, याद रखिएगा। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये बिपिन चंद्र की रचना है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, ये एक बुक है मदर इंडिया, ये कैथरीन मेयो की पुस्तक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास और भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के क्विक रिवीजन के अंतर्गत इसमें हमने उन महत्वपूर्ण तथ्यों और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फोकस किया जो आगामी परीक्षाओं के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। यानी इसमें हमने एग्ज़ाम फोकस्ड या एग्ज़ाम सेंट्रिक स्टडी मटेरियल प्रस्तुत किया है। और इस वीडियो में शामिल सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ये परीक्षा चाहे सिविल सेवा हो, राज्य सेवा परीक्षा, यूपी पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और एमपी पीसीएस, इनके साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, एसआई, पुलिस भर्ती परीक्षा, इन सभी के लिए ये तथ्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।